अब इक्विवेलेंस क्लास ले, क्लास क्या होता है? जैसे मान लो मैंने बोला कि कोई रिलेशन है R, वो सेट A के अंदर इक्विवेलेंस है, ठीक है? इसका मतलब क्या कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। अब मैंने A के कुछ पार्टीशन किए, A1, A2 और A3, ये कुछ पार्टीशन किए, ठीक है? और इस पार्टीशन के अंदर भी इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर भी ये जो एलिमेंट है, ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है, इसमें भी इक्विवेलेंस है और इसमें भी। पार्टीशन करने के बाद हर पार्ट के अंदर ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है, तो इस पार्ट को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। इसका एक छोटा सा जैसे मैंने बोला कि R इक्वल टू A कॉमा B प्लस दैट A माइनस B या फिर 2 डिवाइडेड A माइनस B और A कॉमा B बिलोंग्स टू Z, ठीक है? और Z क्या है? A इंटीजर, किस पे है? इंटीजर। ये और भी दोनों किसके एलिमेंट है? इंटीजर। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों का डिफरेंस तो क्या होना चाहिए? 2 से डिवाइड, या फिर यूं को कि दोनों का डिफरेंस है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना? ऐसा होना चाहिए। अब ऐसे आपको पूछा जाए कि ये रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा क्या? बस ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि A माइनस A कितना होता है? 3, विच इज डिवाइडेड बाय 2, तो डिविजिबल बाय 2, समझ गए? तो A कॉमा A बिलोंग्स टू R हो गया, तो कैसा हो गया रिलेशन? रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक, कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? आपने ये लेट किया कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R, ठीक है? मींस A माइनस B क्या होगा? डिविजिबल बाय 2, मतलब मल्टीपल ऑफ 2, तो B माइनस A क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ 2 के, या फिर B माइनस A इक्वल टू 2 इंटू माइनस ऑफ A को M नाम दे कर सकते हो। तो B माइनस A कैसा होगा? डिवाइडेड बाय 2, तो क्या लिख सकते हो आप? B कॉमा A बिलोंग्स टू R, B कॉमा A है वो रिलेशन R में होगा, तो ये कैसा हुआ? सिमेट्रिक हुआ। अब ट्रांजिटिव ये ट्रांजिटिव, अब इसके अंदर A कॉमा B बिलोंग्स टू R, मतलब आपने ये बोला है कि A माइनस B मल्टीपल ऑफ 2 और B कॉमा C बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि B माइनस C है वो 2 टाइम्स ऑफ A, मल्टीपल ऑफ 2 है। इन दोनों को प्लस करता हो तो A माइनस C कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2, इसका मतलब A माइनस C इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ M। A माइनस C मल्टीपल ऑफ 2, तो A माइनस C 2 से डिवाइड होगा, तो A कॉमा C बिलोंग्स टू कैसा रिलेशन हुआ? हुआ। अब ध्यान से, मैंने क्या किया? ये जो Z इंटीजर था इसके 2 पार्ट, इंटीजर के 2 पार्ट किए, और कौन से? एक के अंदर मैंने लिखा सारे के सारे जो इवन नंबर थे, और दूसरे के अंदर ऑड नंबर। ठीक है? अब मुझे बता, क्या ये रिलेशन इस सेट के लिए इक्विवेलेंस होगा? क्योंकि आपको पता है कि 2 इवन नंबर का डिफरेंस क्या होता है? इवन नंबर। 2 ऑड नंबर का डिफरेंस ऑड नंबर ही होता है। एक इवन और एक ऑड का डिफरेंस ऑड होता है ना? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने इस पूरे के पूरे सेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। हर पार्ट के लिए ये जो रिलेशन है वो कैसा है? इक्विवेलेंस है हर पार्ट की।
इसमें ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव है, वैसा एक इसके लिए भी है। अब देखो ध्यान से, आपने ऐसे पार्टीशन किया है कि इन दोनों का यूनियन करोगे तो ये मिलेगा, है ना, और इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं। चालू से हाँ, अब सुनो, मतलब आपको सेट ए के अंदर कोई रिलेशन आर इक्विवेलेंस है, आप उसको दो पार्टीशन कर रहे हो, तीन पार्टीशन कर रहे हो, जितने भी पार्टीशन कर रहे हो। अब इसके अंदर एक ए ऑफ आई बनाया, एक ए ऑफ जे बनाया, और भी ज्यादा बना सकते हो। तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, इन दोनों का कॉमन फर्क है, और इन दोनों का यूनियन करने पे आपको पूरा का पूरा सेट मिलना चाहिए। समझ गए? क्या कंडीशन? नंबर 1 कंडीशन, जितने भी आपने पार्टीशन किए उन सभी पार्टीशन के अंदर वो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस होना चाहिए। नंबर 1, क्या ये बात समझ आई? दूसरी कंडीशन कि उन सभी का यूनियन करने पे वो सेट ए मिलना चाहिए। नंबर 3, उनमें कॉमन कुछ भी नहीं, सारे का सारे कैसे हो? डिस्जॉइंट सेट। समझ गए? अब सुनो, इसका कोई भी एक एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं बना, इक्विवेलेंस नहीं हो सकता। अगर आपने एक एलिमेंट इसका लिया तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बना, लेकिन दोनों एलिमेंट इसके लिए तो बन जाएगा, दो एलिमेंट इसके लिए तो ये जो पार्टीशन की है इनको बोलते हैं इक्विवेलेंस ग्राफ। क्या अब आपको समझ में आया? समझ गए? क्या लिखो सबके पास एनसीईआरटी बुक है? एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल 5, ठीक है, उसको पढ़िए एक बार, उसको पढ़िए। So that the relation R in the set Z of integers given by the equivalence relation। पहले उन्होंने इसको प्रूव किया है कि इक्विवेलेंस है, उसके बाद पेज नंबर 4 पे पढ़िए। सब लोग पढ़िए, किसी के पास बुक नहीं है तो मैं देता हूँ, सबके पास है पढ़ो उसको। किया इसमें जो कंडीशन है वो देखो। फर्स्ट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ E आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ O आर रिलेटेड टू ईच अदर। नो एलिमेंट ऑफ E इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ O and vice versa। E and O are disjoint set and Z equals to E union O। क्या ये बात समझ में आई आपको? है ना? मैंने जो पॉइंट्स बताया वो क्लियर है? कुछ भी कॉमन नहीं हो, सबका यूनियन करोगे तो वो पूरा सेट मिलेगा। और
एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं, आपस में उनका रिलेशन हो जाएगा। और जो पार्टीशन किया उसमें वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सी के लिए देखते हैं। अब इक्विवेलेंस क्लास को लिखते कैसे हैं? इक्विवेलेंस एलिमेंट जो होते हैं ना, उनको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब है वो इक्विवेलेंट, और क्लास को लिखते हैं बॉक्स। ऐसे लिखते हैं इक्विवेलेंस क्लास ए, यस, बी। ठीक है, आपकी बुक ने क्या दिया है कि जो जीरो से रिलेटेड है उसको ऐसे लिखना, जितने भी एलिमेंट जीरो से, जो मैंने अभी बताया ना इवन नंबर सारे के सारे, उनको इस क्लास के थ्रू लिखते हैं, और ऑड वालों को वन के थ्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि इवन वाले सारे के सारे जीरो से रिलेटेड और ऑड वाले सारे वन से रिलेटेड। ठीक है, आप इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हो, 2r + 1, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं एक और रिलेशन की बात करता हूँ, ए कॉन्जुगेट मॉड्यूलो 3b। इसका मतलब होता है a कॉन्जुगेट मॉड्यूलो b। इसका मतलब a माइनस b है वो 3 से डिवाइड होना है। ये इसका मतलब a माइनस b डिविजिबल बाय 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये इसका मतलब है। और इसके अंदर इन z। अब मैंने क्या किया, अब मैं पहले तो ये पूछ लेता हूँ कि क्या ये रिलेशन z के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा a माइनस b बाय 3 इन z, होगा या नहीं होगा? तो दो लोगों ने हाँ बोला है, बाकी लोगों को डाउट है। क्या डाउट है? इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? a माइनस b 0 डिवाइड होता है 3 से, रिफ्लेक्सिव होगा। a माइनस b अगर 3 से डिवाइड होता है तो b माइनस a भी होगा, सिमेट्रिक होगा। a माइनस b हो रहा है, b माइनस c हो रहा है तो a माइनस c भी होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि a माइनस b मल्टीपल ऑफ 3, b माइनस c मल्टीपल ऑफ 3, दोनों को प्लस करोगे तो a माइनस c इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 प्लस e मल्टीपल ऑफ 6, वो भी डिवाइड होगा 3 से। अब सुनो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? a कॉन्जुगेट मॉड्यूलो 3 मतलब a माइनस b डिवाइड बाय 3, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आप बता चुके। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो z है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। a1 जिसके अंदर मैं लिखता हूँ सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। a2 इसके अंदर मल्टीपल ऑफ 3 और प्लस 1 लिख देता हूं, ये हो जाएगा प्लस 1 करूंगा तो प्लस 2, मल्टीपल ऑफ 3 इसमें प्लस 2 करेगा, इसमें प्लस 2 किया तो माइनस 4 माइनस 1 5, कितना हो जाएगा 8 11। अब मैंने 3 पार्ट किए इस z के। अब बताना क्या इन तीनों पार्ट में कोई भी कॉमन एलिमेंट है? तीनों पार्ट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं। क्या इस a1 के अंदर ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस होगा? कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, कोई भी दो एलिमेंट, उनका डिफरेंस क्या 3 से डिवाइड होगा? कोई भी दो एलिमेंट होगा। इसके अंदर a2 के अंदर देखो, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, उनका डिफरेंस 3 से डिवाइड होगा। वैसे ही a3 का कोई भी दो एलिमेंट उठा लो जो आपकी इच्छा है, उनका डिफरेंस 3 से डिवाइड होगा, होगा ना? होगा। अब सुनो, फर्स्ट कंडीशन तो कंप्लीट हो गई कि आपने 3 पार्ट किए, हर पार्ट के अंदर ये रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस। दूसरी कंडीशन, इन तीनों का यूनियन करने पे क्या मुझे z मिलेगा? सोच के देखो, कोई रह गया? 0 किसमें आएगा? वेरी गुड,
1 भी रह गया तो 1 किसमें आएगा, इसमें आएगा। 2 आ गया, 2 किसमें आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 में 0 भी मल्टीपल ऑफ 3 होता है। अब इसके अंदर +1 करते जाओ सब कह रहे हैं, फिर इसके अंदर +2 करते जाओ तो ये। अब बताओ क्या कोई इंटीजर रह गया, नहीं रहा। इनका यूनियन करूंगा तो क्या मिलेगा, Z रहेगा। कुछ भी कॉमन है इसके अंदर नहीं, तो ये जो सेट बना इनको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। समझ आया, तो ये हो गया A(1) = 2। आप चाहो तो इसको मल्टीपल ऑफ 3 या 0 इक्विवेलेंस क्लास बोल सकते हो, क्योंकि सब 0 से रिलेटेड है, ठीक है। A2 को आप 1 बोल सकते हो, 1 से रिलेटेड है, और A3 को आप 2 बोल सकते हो, 2 से रिलेटेड। और इसको आप ऐसा बोल सकते हो मल्टीपल ऑफ 3R+1 और 3R+2, ऐसा भी हो। क्या बात कुछ समझ में आई? किसी को अगर डाउट हो तो पूछो, बेटा कुछ डाउट है? परम जय चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, ठीक है। मैंने बोला एक रिलेशन है R P, Q, ऐसा बोला सच है। डिस्टेंस ऑफ P, पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन सेम है डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। क्या ये बात समझ में आई? ऐसा क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग में करवाया था। P पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, Q पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम। और आपने क्या बोला था कि ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट ये है 0,1, ठीक है। अब इस एलिमेंट की मुझे इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, या फिर ये एलिमेंट है इसकी इक्विवेलेंस क्लास है, उसके बाकी एलिमेंट बता सकते हो कौन से? समझ में आया क्या पूछा मैंने? कैसे बताऊं? सेट क्या है, पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स। अब रिलेशन क्या है, P, Q का मतलब है इस पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस पॉइंट Q की ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल, तो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि हर पॉइंट की खुद से डिस्टेंस में इक्वल होती है। जैसे P है, इसकी ओरिजिन O, AP, इसके डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, तो P, P बिलोंग्स टू R तो होगा ही होगा। अगर P, Q बिलोंग्स टू R है तो Q, P भी बिलोंग्स टू R होगा। ये ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो भी होगा। वैसे ही P, Q है, Q, R है तो P, R भी होगा। क्लियर? अब ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला, मुझे इक्विवेलेंस क्लास बनानी है इस 0,1 एलिमेंट को। तो बाकी दूसरे एलिमेंट कौन से हैं? सारे एलिमेंट बताने नहीं, कॉन्सेप्ट बताओ। अच्छा, इसका क्या मतलब है? रीड पॉइंट, रीड पॉइंट 0, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने बहुत सारे जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स प्लेन दुनिया भर के पॉइंट होंगे, मैंने उसके पार्टीशन A1 के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे, A2 के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे, A3 के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे। अब यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हुए उसमें से एक पॉइंट ये 0,1। अब इसका मतलब क्या? इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन है ही, तभी तो इक्विवेलेंस क्लास बनी होगी। तो इसका मतलब क्या कि पॉइंट P जो है वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, 1 यूनिट डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, इस क्लास के अंदर कौन से पॉइंट आएंगे जो सारे के सारे ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे हो, 1 यूनिट डिस्टेंस पे। यही बात समझ में आई? जैसे आपने इसमें क्या किया था,
सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 3 लिखा था, इसमें सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 लिखा था, सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2 लिखा था। इसमें एक एलिमेंट आपके पास आ गया जो ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो बाकी सारे के सारे कौन से होंगे जो ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे, और ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे सारे पॉइंट का कलेक्शन देखो तो क्या बनेगा, सर्कल, यूनिट रेडियस सर्कल, whose center is 3. क्या ये बात समझ में आई? अब वो पॉइंट कौन से हुए, तो सारे तो हम नहीं लिख पाएंगे, अगर आपको ऐसे लिखना हो लैंग्वेज वर्ड्स के अंदर तो क्या लिखो, सारे पॉइंट्स सही बोला इसने, फिर भी कुछ अच्छा लगे ऐसा all points are there in this. collection of points which are equidistant from origin, which are unit 1 unit distance from origin, ऐसा लिख सकते हो। समझ में आया? क्लियर? तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होते हैं ये बात क्लियर हुई आपको। एक बड़ा सा सेट है, उस सेट के अंदर कोई रिलेशन डिफाइन है और वो रिलेशन इक्विवेलेंस है उस सेट के अंदर। आपने उस सेट के कुछ पार्टीशन की, पार्टीशन ऐसे किए कि किसी एक पार्टीशन के अंदर एलिमेंट है, दूसरे पार्टीशन में नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं, और सबको मिलाओ तो पूरा का पूरा वो सेट बने। और हर सेट के अंदर जो पार्टीशन की, हर पार्टीशन में वो रिलेशन इक्विवेलेंस ही रह रहा है, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास को कैसे लिखते हैं, उसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट उठा कर लिखो, कोई सा भी एक एलिमेंट, जिससे वो सारे रिलेटेड, या फिर आप उसको इस फॉर्म में लिखो, तो ये फॉर्म, इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? नो डाउट। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आप लोग मुझे करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका 5th क्वेश्चन, फर्स्ट का 5th है ना, उसका फर्स्ट बताओ, ए वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव? इक्विवेलेंस होगा। अच्छा हम लोग ये तो कर चुके हैं, सेकंड वाला नंबर 3 बताओ। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सेट आपको गिवन है, रिलेशन क्या है वो आपको गिवन है, आपसे पूछा वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 वो रिफ्लेक्सिव होगा? क्वेश्चन नंबर 3 रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। सिमेट्रिक होगा? चेक करो। नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। क्या बेटा? नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 वाला बताओ गर्ल्स, आप बताओ वो रिफ्लेक्सिव है क्या? A less than equal to B फर्स्ट। अच्छा हाँ, आप लोग बहुत सारे बोलते हैं सर लिखेंगे वो भी तो है, एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे? ये इसके अंदर ये है R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A इज लेस देन B क्यू। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं? नहीं होगा। कोई एक एग्जांपल ऐसा दे दो। 1 और 1 तो होगा। 2 इज लेस देन 2 क्यों होता है?
होता है ना, तो लेस देन 2 क्यू होता है। नेगेटिव वैल्यू चलो -2 इज लेस देन -8 हो जाएगा। -2 -8 से छोटा होता है, बड़ा होता है ना, वेरी गुड। तो मैं बोलता हूँ कि -2 इज नॉट लेस देन -2 इट मीन्स -2, -2 does not belong to R relation। ये बात समझ आई? Therefore relation R is not reflexive। आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? दूसरा बताओ, सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं होगा। कोई एग्जाम्पल बताओ। 1, 2, 2, 1। चलो 1, 2 का मतलब 1 is less than equal to 2 cube। तो 1, 2 belongs to R, but 2 is not less than equal to 1 cube। 2 है वो 1 से छोटा नहीं, तो 2, 1 does not belong to R। Therefore R is not symmetric। अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। इसका एग्जांपल है वो इम्पोर्टेंट ट्रांजिटिव, इसका एग्जांपल दो तो आपको ऐसे एग्जांपल बताने जो है ना, उन दो से ए और सी तीसरा है वो चेक करते हैं। हो गया -1, बिल्कुल -1, -1 चलो -1, आप जैसा कह रहे हो बिलोंग्स टू R है, क्यों है? -1 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यू होता है। दूसरा और कोई 1 और किसी और का 1, -2 अच्छा, आप -2, 1 ऐसा कह रहे हो। दूसरे में तो ये होना चाहिए ना, A B D C होना चाहिए। इसका लिंक बताओ, ऐसे चूज करो ना। पहला -1, दूसरा 1, -1, -1, -1 हो जाएगा -2, -2, 1, -2, 1 is less than equal to -2। ये कहाँ है? ये क्यूब है, वो क्यूब है। हाँ, वो बात बताओ। 2, 5 ओके, बिल्कुल।
दूसरा 5,1 और तो ये काम करते हैं 1 और 1.5 का क्यूब कितना होगा? 1.5 का क्यूब ये सही होगा ना? 1 is less than equal to 1.5 whole cube। सही ठीक है? होगा। अब मुझे बताओ 3.375 हाँ उसका 3.375 1,0 1 is less than 0 का सर उसका 3.3 1 से लेस वाली कोई वैल्यू चेक करो 0.5 -1 1/2 एक तो ये होगा दूसरा 1/2 2 लेता हूँ 2 ले तो क्या 1/2, 1 ये इसका हो जाएगा ट्रांजिशन बी नहीं अभी आंसर में भी नहीं दिया 1/2 माइनस ऐसा सर नॉट ट्रांजिटिव है पीछे भी वही दिया सुनो तो इससे कौन सा होना चाहिए सर नॉट ट्रांजिटिव पीछे नॉट ट्रांजिटिव दिया रिलेशन कैसा हुआ रिलेशन नॉन रिटर्न अच्छा आप लोगों को ये 8 करने को बोला था सॉल्व किया 9 वाला करके बताओ which of the relation R in the set A x की वैल्यू 0 to 12 given by R A minus B is a multiple of 4 रिलेशन क्या है A minus B A comma B A minus B modulus is multiple of 4 अब ये बताना है आपको रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा और सेट क्या है बताओ सेट A क्या है 0 1 2 3 अब तो कहां तक 12 तक नहीं है तो अब मुझे बताओ ये रिलेशन कैसा होगा रिफ्लेक्सिव होगा हाँ होगा अच्छा आपको क्या पूछा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस कोई बात नहीं तो वो दिखा देते हैं अच्छा ये तो इसने नहीं दिया है और दिया है नहीं दिया होता तो सॉल्व कर लेते हैं कैसे करते हैं a minus a 0 a minus b मल्टीपल 4 है तो b minus a मल्टीपल ऑफ 4 चलो अब आपसे क्या पूछा है वो ध्यान से सुनो इन्होंने बोला है a minus b इज मल्टीपल ऑफ 4 अब आपको इक्विवेलेंस क्लास बोली है पूछी है जिसके अंदर एक एलिमेंट क्या है 1 है एक एलिमेंट 1 है वो इक्विवेलेंस क्लास पूछी अब मुझे बताओ
बाकी के एलिमेंट बताओ जिनका डिफरेंस का मॉड्यूलस है वो क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4। 1 5 9 बस इतना ही। और कोई रह गया हो तो चेक करो। जिनके डिफरेंस का मॉड्यूलस है वो मल्टीपल ऑफ 4 कितनी है? 6 होगा? 6 होगा? ठीक है, तो ये आगे देखो इक्विवेलेंस क्लास के बाकी एलिमेंट। इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट्स फाइंड करो। समझ आया? ये भी बता दो। A इक्वल टू B, A इक्वल टू B, इसके अंदर ये कैसा रिलेशन पूछा? A इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट मॉड्यूलस तो नहीं है वो। A इक्वल टू B है, इक्वल टू B है, तो इसमें तो क्या आएंगे? 1 और दूसरा 1 1 है, मल्टीपल ऑफ 4 डिफरेंस है। सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, ऐसा क्यों बोलो? हाँ नहीं बी में, हाँ 1 और दूसरा तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं होगा। सारे का बाद जब मल्टीपल ऑफ 4 पूछा होगा A इक्वल टू B, क्योंकि 1 माइनस 1 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है, 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4। चलो A इक्वल टू B के लिए A इक्वल स्टार B हाँ वो तो बता दोगे ना, अभी तो आपने बताया था फ्लेक्सिबल। अच्छा ये बताओ एक सेट A है जिसके अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट, ठीक है। अब आपको बताना है कि 1 2 ये होना चाहिए, तो ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे? ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है। इसके अंदर 1 2 कंपल्सरी ये होना ही, कितने बन सकते हैं? ठीक है, अब याद करें इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन, मतलब 1 1 उसके अंदर हो, 2 2 हो और 3 3 रिफ्लेक्सिव हुआ, ये सिमेट्रिकली है, ये ट्रांजिटिव। क्लियर? अब दूसरा देखो, ये 1 2 होना चाहिए, ये 1 2 तो सिमेट्रिक होने के लिए इसमें 2 1 3 डालना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो, ट्रांजिटिविटी चेक करो। ये 1 1 है, 1 2 तो 1 2 होना चाहिए, वो है, और कहीं बात नहीं है। 2 2 है, 2 1 2 1 होना चाहिए, ये ट्रांजिटिविटी। तो ये रिलेशन कैसा हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। दूसरा R2 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, और 1 2 इन्होंने बोला है कि वो हो, तो 2 1 भी हमें इसमें रखना पड़ेगा। अब एक बच गया, मैं 2 3 लिख देता, 2 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही 2 3 लिखूंगा ना, तो ये 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, तो 1 3 मुझे ट्रांजिटिव होने के, क्या ये बात समझ में आई? अब 1 3 है तो सिमेट्रिक होने के लिए 3 1 भी। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? 3 1 3 2 भी होना चाहिए, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब A क्रॉस A में से तो कुछ बचा ही नहीं, सारे के सारे। इसके अलावा कोई इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है इसमें 1 2 हो, एक तो ये था सिर्फ। अब दूसरा मैंने, अब आप सोचोगे कि सर आपने 2 3 कैसे ऐड किया? मैं क्या बोला, 2 3 के अलावा कुछ भी ऐड कर दो, ये क्या ये तो रह नहीं सकता, ये तो वही रिलेशन हो जाएगा। आप 1 3 ऐड कर दो, आप 3 1 ऐड कर दो, आप 3 2 ऐड कर दो, जैसे ही एक ऐड करोगे बाकी सारे आपको ऐड करने पड़ेंगे। क्यों? सिमेट्रिक होने के लिए बढ़ाना है। तो ऐसा रिलेशन जो इस सेट में हो और इक्विवेलेंस रिलेशन हो जिसके अंदर 1 और 2 हो, ऐसे 2 ही रिलेशन बने। क्या ये बात समझ में आई? अब इसकी जगह कुछ और रख के
ये आपका कुछ और रखते हो और आपसे पूछ लिया तो आप बता सकते हो नंबर ऑफ इक्वलेंस कितने बनेंगे, बता दोगे? तो मैं ये मान के चलूँ कि एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई अपनी, 1.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मंडे को पूछ सकते हो, ठीक है? कोई डाउट रहता है अभी आपका जो भी एग्जाम है मंडे को है, पक्का है ना? अगर है तो ठीक है, पढ़ लेना और मंडे के बाद 2 दिन बाद फिर आपका डिटरमिनेंट वाला है ना, तब तक